बच्चों, हिस्ट्री का जो हमारा सबसे पहला चैप्टर है द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है। यह चैप्टर शुरू होता है एक पेंटिंग से, जो ये पेंटिंग आपके सामने बनी हुई है। आइए देखते हैं हम लोग इस पेंटिंग को। तो ये पेंटिंग है जो आपके सामने में दिख रही है, ठीक है। आप इस वीडियो को पॉज करके थोड़ी देर इस पेंटिंग को ध्यान से देख लीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि आखिर आपको इस पेंटिंग में क्या ऑब्जर्वेशंस दिखता है, आप क्या कंक्लूजन्स निकालते हैं, ठीक है। ये शुरू होता है और ये जो रेड कलर का ये छोटा सा सर्कल है जो ऐसे में गोल गोल इसे घूम रहा है, ये जो है ये मेरा कर्सर, ये जो कर्सर है ये आप इसे मेरा फिंगर समझिएगा। ये जहाँ पर है आप समझिए कि मेरा फिंगर वहीं पर है, ठीक है। आइए हम लोग पढ़ाई शुरू करते हैं। देखिए ये पेंटिंग है, पेंटिंग का नाम लिखा हुआ है फिगर 1, द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशंस, ए प्रिंट प्रिपेयर्ड बाय फ्रेडरिक सोरियो 1848, ठीक है। मतलब ये इस पेंटिंग का नाम रखा गया है जिसे फ्रेडरिक सोरियो ने 1848 में पेंट किया है। इन 1848 फ्रेडरिक सोरियो ए फ्रेंच आर्टिस्ट, फ्रांस के एक आर्टिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक सोरियो। 1848 में उन्होंने एक पेंटिंग पेंट की, प्रिपेयर्ड ए सीरीज ऑफ 4 प्रिंट्स विजुअलाइजिंग हिज ड्रीम ऑफ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स एज ही कॉल्ड देम। मतलब उन्होंने 4 प्रिंट बनाया, 4 पेंटिंग थी उनकी जिसको उन्होंने पब्लिश करवाया था। ये चारों पेंटिंग और इसका नाम वो रखा था उन्होंने डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक। ये दूसरा लाइन हम लोग दूसरा सेंटेंस शुरू करते हैं। द फर्स्ट प्रिंट यानी कि फिगर 1 में जो पहला प्रिंट बना हुआ है ऑफ द सीरीज, ये चार प्रिंट की एक सीरीज थी, 4 प्रिंट थे उसमें 4 पेंटिंग्स थी। उसका जो पहला पेंटिंग है ये आपके बुक पर छापा गया है। शोज द पीपुल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, ये दिखाता है पेंटिंग में कि इसमें यूरोप और अमेरिका के लोग हैं, मेन एंड वुमेन भी हैं इसमें, और ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस, तो सारे एज के लोग हैं, सारे सोशल क्लास मतलब कि अमीर आदमी गरीब आदमी सब लोग हैं। मार्चिंग इन ए लॉन्ग ट्रेन, ये लंबी ट्रेन बना करके आ रहे हैं। एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय इट, और ये लंबी ट्रेन बना करके आ रहे हैं और जैसे ही ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने में आते हैं उनको होमेज देते हैं। होमेज का मतलब होता है उनको रिस्पेक्ट देते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग थॉरो किए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये एक लंबी लाइन है, ये बड़ी सी लंबी, देखिए पीछे ऐसे करके ट्रेन बना हुआ है, उधर ऐसे उधर दूर तक ऐसे पता नहीं कितनी दूर से आ रहा है, उतनी दूर से ऐसे करके लंबी लाइन बना करके लोग आ रहे हैं और यहाँ पर स्टैचू ऑफ लिबर्टी है, ठीक। स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने आ रहे हैं और इसको श्रद्धांजलि देते हुए, होमेज रिस्पेक्ट देते हुए आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। आइए हम लोग अपनी लाइन में वापस आते हैं। एज यू वुड recall artist of the time of the French Revolution personified liberty. As a female figure, here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of the rights of man in the other. तो जैसा कि आप लोग फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोग पढ़े थे कि उसमें पर्सोनिफिकेशन हो रहा था। पर्सोनिफिकेशन का मतलब कोई आइडिया को किसी ह्यूमन फिगर में या ह्यूमन स्टैचू बना करके दिखाया जा रहा था। जैसे हम लोग कैसे करते हैं अपने देश में, एक औरत का पेंटिंग बना देते हैं या औरत की पेंटिंग बना देते हैं या औरत का स्टैचू बना देते हैं और हम लोग उसको बोलते हैं कि ये हमारी भारत माता है। बिल्कुल उसी तरीके से फ्रांस में भी ऐसा हुआ था कि वहाँ पर एक पेंटिंग बना या मूर्ति बना दी गई थी, स्टैचू, और उसे कहा गया था ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी है। तो इस तरीके से लिबर्टी हुआ, नेशनलिज्म हुआ, इस तरह के आइडियाज़ को ह्यूमन फिगर बना करके दिखाया जाता था। फ्रेंच रेवोल्यूशन में हम लोग पढ़े थे। यहाँ पर भी बिल्कुल वही किया गया है कि देखिए लिबर्टी है, लिबर्टी को एक स्टैचू बना करके दिखाया गया है, ठीक है। और इसके एक हाथ में, ये वाला जो हाथ आप देख रहे हैं, इस हाथ में ये टॉर्च पकड़ी हुई है। टॉर्च का मतलब मशाल पकड़ी हुई, इसमें आग जल रहा है। और जो ये वाला जो हाथ है, इस हाथ में वो चार्टर पकड़ी हुई है। चार्टर का मतलब होता है बच्चों की एक बुक है और उस बुक में सारे सिटीजन्स के राइट्स लिखे गए हैं। जैसे हम लोग अपने देश के नागरिक हैं और हमको अपने देश से कौन कौन से अधिकार मिले हुए हैं, ये सारे अधिकार उस बुक्स में लिखा होता है, उस या किसी पेज पर लिखा होता है, तो उसे हम लोग चार्टर बोलते हैं, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं जहाँ थे। आइए आगे लिखा हुआ है कि ऑन द अर्थ इन द फोरग्राउंड, मतलब धरती पर आगे की तरफ, ऑफ द इमेज लाई द शैटर्ड रिमेन्स, शैटर्ड मतलब टूटा फूटा हुआ, रिमेंड मतलब बचा हुआ, ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस। एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का मतलब होता है
कि एब्सोल्यूट मोनार्की होता है। ठीक है, यहाँ पर एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन का मतलब एब्सोल्यूट मोनार्की है। ठीक, मतलब जहाँ पे राजा होता है और राजा रूल करता है और वो अथॉरिटेरियन होता है, वो कोई पब्लिक से बिना कंसल्ट किए हुए, बिना पावर को शेयर किए हुए रूल्स बनाता है और किसी कंट्री के ऊपर में रूल करता है। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि ऑन द अर्थ मतलब धरती पर आगे की तरफ एक टूटा फूटा हुआ एब्सोल्यूट मोनार्की से रिलेटेड चीज़ें टूटी फूटी पड़ी हुई हैं। तो एब्सोल्यूट मोनार्की से रिलेटेड कौन सी चीज़ें होंगी? राजा का मुकुट होगा, राजा का सिंहासन होगा, राजा के हाथ में एक छड़ी होती थी और ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें। आइए देखते हैं फिगर में, आप देखिए यहाँ पे ध्यान से, ये पेंटिंग है और इस पेंटिंग में फ्रेडरिक सोरियो ने बनाया है कि ये सामने में देखिए, ये जो मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा टूटा फूटा हुआ चीज़ जो पड़ा हुआ है, ये एब्सोल्यूट मोनार्की का सिंबल्स है। एब्सोल्यूट मोनार्की से जो रिलेटेड चीज़ें हैं वो पड़ी हुई है। आप देखिए यहाँ पे, जहाँ पे भी सर्कल है, मैं छोटा सा गोल गोल बना रहा हूँ, ये देखिए मुकुट जैसा दिख रहा है आप लोगों को, यहाँ पर मुकुट गिरा हुआ है। तो मतलब राजा की सारी चीज़ें, मतलब ये पेंटिंग ये बता रही हैं कि एब्सोल्यूट मोनार्की। देखिए ये पेंटिंग क्या बता रहा है? पेंटिंग बता रहा है कि जो एब्सोल्यूट मोनार्की है अब वो ख़त्म हो चुका है, लोग आज़ाद हो चुके हैं, लोगों को लिबर्टी मिल चुकी है और जो लिबर्टी की जो देवी हैं, लिबर्टी की जो स्टैचू है, सब लोग उसको आकर के रिस्पेक्ट देते चले जा रहे हैं। तो इस पेंटिंग का मतलब ये हुआ, फ्रेडरिक सोरियो ये दिखाना चाहते हैं इस पेंटिंग के द्वारा। आगे पढ़ते हैं हम लोग, आगे लिखा हुआ है इन सोरियोज उटोपियन विजन। हाँ, उटोपियन एक वर्ड आता है, उटोपियन का मतलब होता है कि एक, उटोपियन का मतलब लिखा हुआ है ए विजन ऑफ सोसाइटी डेट इज सो आइडियल डेट इट इज़ अनलाइकली टू एक्चुअल एग्जिस्ट। मतलब कहने का हुआ कि उटोपियन मतलब एक ऐसा समाज जो कि आइडियल हो लेकिन वास्तव में वो प्रैक्टिस में नहीं हो सकता है। मतलब एक ऐसा समाज जिसमें कि कोई कमी नहीं हो, एकदम बिल्कुल आदर्श हो, लेकिन वास्तव में बच्चों ऐसा कोई समाज हो ही नहीं सकता है जिसमें कि कोई कमी ना हो। कमियां हर जगह होती हैं, हर चीज़ में होती हैं। आइए तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन सोरियोज उटोपियन विजन, उटोपियन विजन मतलब वो एक ऐसा चीज़ सोचा था कि जहाँ पर एकदम बिल्कुल आदर्श होगा, बिल्कुल आइडियल होगा, कोई कमी नहीं होगी। द पीपुल ऑफ द वर्ल्ड एज ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशंस आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स एंड नेशनल कॉस्ट्यूम्स। तो इस पेंटिंग में अलग अलग देश के लोग, जैसे शुरू में देखिए लिखा हुआ था ना, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये जगह पर देखिए यूरोप, पीपुल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका। तो ये पेंटिंग देख करके कैसे पता चलेगा कि पीपुल यूरोप के हैं कि अमेरिका के हैं? लोग तो लोग हैं, कैसे पता चलेगा? ये ऐसे पता चलेगा क्योंकि इनके कॉस्ट्यूम से और इनके फ्लैग देख करके पता चलेगा। ये लोग, ये ऊपर जो पेंटिंग देखिए, ये जो पेंटिंग बनी हुई है देखिए, ये अलग अलग फ्लैग लिए हुए हैं लोग। ठीक है, ये अलग अलग फ्लैग पकड़े हुए हैं और इनका अलग अलग कॉस्ट्यूम, इनका ड्रेस देखिए, ड्रेस तो धोती कुर्ता तो पहने नहीं है, जो लगेगा कि ये इंडियन है। इंडिया का तो फ्लैग है नहीं, पाकिस्तान का तो फ्लैग है नहीं, सऊदी अरेबिया का तो फ्लैग है नहीं। ठीक है, और सऊदी अरेबिया का ड्रेस भी नहीं है। तो इससे कैसे पता, कैसे ये तो कह नहीं सकते हैं कि ये इंडियन लोग हैं। तो ये ड्रेस से ही ना हम बोल सकते हैं। तो इनके कॉस्ट्यूम से, इनके ड्रेस से और इनके फ्लैग से पता चलता है कि ये लोग जो हैं, ये लोग इंडिया और यूरोप और अमेरिका के लोग हैं। ठीक है, आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं। लीडिंग द प्रोसेसन का मतलब झांकी होता है, मतलब लंबा जो ट्रेन बना करके आ रहे हैं। लीडिंग द प्रोसेसन वे पास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्जरलैंड विच बाई दिस टाइम वेयर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। फ्रांस नेशन स्टेट्स लिखा हुआ है। तो इसमें लिखा हुआ है कि जो प्रोसेसन है, ये झांकी जा रही है स्टैचू ऑफ लिबर्टी के सामने। इसमें आगे आगे कौन है? यूनाइटेड स्टेट्स है और स्विट्जरलैंड है। ठीक है, इसके फ्लैग से पता चल रहा है। आगे हम लोग अगला पेज में पढ़ते हैं, फ्रांस है। चलिए, तो हम लोग अगले पेज पर आ गए हैं। लिखा हुआ है आइडेंटिफिएबल। याद रखिए, आइडेंटिफिएबल के पहले पिछले वाले पन्ने पर फ्रांस था। तो फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रेवोल्यूशनरी, यहाँ पे आइए कर्सर को ले आते हैं। हाँ, तो फ्रांस आइडेंटिफिएबल बाय द रेवोल्यूशनरी ट्राई कलर हैज़ जस्ट रीच द स्टैचू। लिखा हुआ है कि जो फ्रांस है, फ्रांस की जो लाइन है वो वहाँ तक स्टैचू तक पहुँच चुकी है। ये कैसे पता चलता है? उसके ट्राई कलर फ्लैग से पता चलता है। आगे, सी इज फॉलोड बाई द पीपुल्स ऑफ जर्मनी। शी किसके लिए यूज़ हो रहा है? शी फ्रांस के लिए यूज़ हो रहा है, यानी कि फ्रांस के पीछे जर्मनी के लोग हैं। बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। जर्मनी का जो फ्लैग है वो ब्लैक, रेड और गोल्ड रंग का है। ठीक है, Interestingly, at the time when Sorio created this image, the German peoples did not yet exist as a United Nations.
लेकिन जिस समय सोरियो ने ये पेंटिंग बनाई थी 1848 में, उस समय जो था जर्मनी अभी तक एक यूनाइटेड नेशंस नहीं बना था। नेशन क्या होता है अभी थोड़ी देर में हम लोग समझेंगे। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848 टू आइडेंटिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज़। इसको थोड़ा सा फोटो को ऊपर कर दीजिए। हाँ आइए, फ्लैग कहाँ थे हम लोग। द फ्लैग दे कैरी इज एन एक्सप्रेशन ऑफ लिबरल होप्स इन 1848। ये लोग जो झंडा को पकड़े हुए हैं, जो फ्लैग्स को पकड़े हुए हैं, इस फ्लैग्स से ये पता चलता है कि 1848 में इनका होप था, इन्हें आशा थी लिबर्टी की, कि इन्हें लिबर्टी मिलेगी। टू यूनिफाई द न्यूमरस जर्मन स्पीकिंग प्रिंसिपैलिटीज़ इनटू ए नेशन स्टेट। ठीक है, जर्मनी जो था जिस समय में ये पेंटिंग बनाई गई थी, उस पेंटिंग 1848 में जो जर्मनी था वहाँ पर नेशन स्टेट मतलब एक स्टेट नहीं था, वो अलग अलग भागों में बटा हुआ था जर्मनी। लेकिन यहाँ पे पूरी जर्मनी के लिए एक फ्लैग बनाया गया है। मतलब ये उम्मीद किया गया कि जर्मनी में भी लिबर्टी आएगी और वो एक नेशन स्टेट बनेगा। जो अलग अलग भागों में टुकड़ों में बटा हुआ है जर्मनी, वो बिल्कुल एक हो जाएगा। कैसे हमारे यहाँ पे था, भारत जो था, आज हम लोग जिस कंट्री को भारत बोलते हैं, ये पहले ऐसा भारत नहीं था। यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे राजा लोग रहते थे और सबकी अपना अपना किंगडम हुआ करता था। बिल्कुल उसी तरीके से जर्मनी में भी था। जर्मनी भी छोटे छोटे भागों में बटा हुआ था और उसके अलग अलग रूलर्स थे। लेकिन अब जर्मनी यूनाइटेड नेशंस हो चुका है, एक नेशन बन चुका है। कैसे इंडिया एक नेशन है, उसी तरीके से। आइए, इनटू ए नेशन स्टेट अंडर ए डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, और पूरे नेशन का एक कॉन्स्टिट्यूशन बन गया था। आगे बढ़ते हैं। फॉलोइंग द जर्मन पीपुल्स आर द पीपुल्स ऑफ ऑस्ट्रिया, और जर्मन के लोग जो लाइन बना करके जा रहे हैं उनके पीछे में ऑस्ट्रिया के लोग हैं, ये ऑस्ट्रिया के लोग। द किंगडम ऑफ टू सिलीज के लोग हैं और उनके पीछे लोम्बार्डी के लोग हैं। ये सारे देशों का नाम है। और उनके पीछे पोलैंड के लोग, उनके पीछे इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी और लास्ट में सबसे लास्ट में उस लाइन में रशिया है। ठीक है, आइए। फ्रॉम द हेवेंस, अब हेवन मतलब स्वर्ग, स्वर्ग से ऊपर में, स्वर्ग से एबव क्राइस्ट सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन, और ऊपर में दिखाई दे रहा है कि ऊपर में क्राइस्ट यानी कि जो गॉड हैं, जीसस क्राइस्ट हैं, सेंट्स हैं यानी संत लोग हैं, साधु हैं, एंजल्स मतलब जो परियां हैं, ये परियां ऊपर से गेज कर रही हैं। गेज का करने का मतलब होता है किसी को स्नेह से देखना। ठीक है, तो उसके बाद दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिंबलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। ये एक जो आर्टिस्ट है जिसने ये पेंटिंग की है, वो यह दिखाना चाह रहा है कि ऊपर से भगवान का भी आशीर्वाद है, ईश्वर भी आशीर्वाद कर दे रहे हैं, और सारे नेशंस के बीच में फ्रेटर्निटी है। मतलब सारे जो यूरोप और अमेरिका के जो देश हैं, सब लोगों के बीच में भाईचारा है। ठीक है, तभी तो लाइन बनाए हुए हैं, एक साथ खड़े हैं। भाईचारा नहीं होता तो एक साथ थोड़ी खड़ा रहते हैं। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला पैराग्राफ में बोलता है, दिस चैप्टर विल डील विथ मेनी ऑफ द इशूज विजुअलाइज्ड बाय द सोरियो इन फिगर 1। ठीक, अब ये बोल रहा है कि जो ये चैप्टर हम लोगों का शुरू होने वाला है, ठीक है, ये बोल रहा है कि जो चैप्टर हम लोगों का स्टार्ट होने वाला है, इस चैप्टर में हम लोग ये सारे इश्यूज़ को डील करने वाले हैं। कौन कौन से इश्यूज़? जो फ्रेडरिक सोरियो ने विजुअलाइज किया, जो कल्पना किया। अब सोचिए कि उस समय में ये नेशन स्टेट्स जर्मनी नहीं बना था, उस समय में डेमोक्रेसी नहीं थी, उस समय में रिपब्लिक नहीं था, और उसने कल्पना किया कि आने वाले समय में ऐसा होगा। ठीक है, तो उसने जो जो चीज़ कल्पना किया, जो इस पेंटिंग्स में उसने दिखाया, आने वाले जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया गया है। ठीक है, ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी, 19th सेंचुरी का मतलब आप समझते हैं 1801 से लेकर के 1900, नेशनलिज्म इमर्ज्ड एज ए फोर्स विच ब्राउट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस। तो 19th सेंचुरी में क्या हुआ था, यानी 1801 के आगे से नेशनलिज्म उभर करके सामने आया। नेशनलिज्म का मतलब आपको हमने बताया था, नेशनलिज्म का मतलब होता है फीलिंग ऑफ कॉमन बिलोंगिंगनेस एमोंग द सिटीजन्स ऑफ ए नेशन इज़ नोन एज नेशनलिज्म। मतलब एक देश के, एक राष्ट्र के सारे लोगों के बीच में जो एक सामूहिक अपनेपन का भाव है कि हाँ, हम लोग सारे लोग एक हैं, इसी भाव को बोला जाता है नेशनलिज्म। इस अपनेपन के भाव को नेशनलिज्म बोला जाता है। ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी नेशनलिज्म एमर्ज्ड एज ए फोर्स। नेशनलिज्म एक फोर्स की, एक ताकत के रूप में उभर करके सामने आया, विच ब्राउट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ द यूरोप, जिसने कि
पूरे यूरोप में पॉलिटिकल चेंज ला दिया, विच ब्राउट अबाउट स्वीपिंग चेंजेस इन द पॉलिटिकल एंड मेंटल वर्ल्ड ऑफ यूरोप। तो पूरे यूरोप की मानसिकता बदल गई, पूरे यूरोप का जो पॉलिटिक्स था वो चेंज हो गया। मतलब यूरोप में पहले एब्सोल्यूट मोनार्की हुआ करती थी, अब वहाँ पे डेमोक्रेसी आ चुकी थी, वहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था, रिपब्लिक आ चुका था, और इस तरीके से लोगों को चार्टर मिल गया था, लोगों के अधिकार मिल गए थे। अब किसी को बिना किसी क्राइम के उन्हें अरेस्ट नहीं किया जा सकता था। तो एक बहुत बड़ा चेंजेस, मतलब लोगों की मानसिकता में भी चेंजेस आया कि नहीं, अब लिबर्टी आपको देनी पड़ेगी, ठीक है, बिना लिबर्टी का काम नहीं चलेगा। आगे देखते हैं। द एंड रिजल्ट ऑफ दिस चेंजेस वाज द इमरजेंस ऑफ द नेशन स्टेट। और इस चेंजेस का रिजल्ट क्या हुआ कि नेशन स्टेट बन करके उभरा इन प्लेस ऑफ द मल्टीनेशनल डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ द यूरोप। जो वहाँ पे डायनेस्टिक एम्पायर्स था, एक परिवार था जो कि राज करता था, एक मोनार्की थी, एब्सोल्यूट मोनार्की थी, वो राज करती थी, फिर उसका जो ब्लड रिलेटिव है उसका बेटा या कोई ब्लड रिलेटिव ही फिर बाद में राज करेगा। ये सारी सिस्टमें अब धीरे 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 समाप्त हो रही थी और एक नेशन स्टेट बन करके उभर रहा था यूरोप में। द कंसेप्ट एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मॉडर्न स्टेट in which a centralized power exercised sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. Modern state means एक कंट्री, तो मॉडर्न स्टेट का मतलब ये हुआ कि एक कंट्री है जिसमें कोई पावर शेयरिंग नहीं होता है, सारे पावर जो होते हैं सेंट्रलाइज्ड होते हैं, एक पर्सन के पास होते हैं या एक फैमिली के पास होते हैं, और यही बहुत दिनों से धारणा बनी हुई थी और यही चला आ रहा था पूरे यूरोप में। बट ए नेशन स्टेट, लेकिन नेशन स्टेट ऐसा नहीं होता है। नेशन स्टेट वाज वन इन विच द मेजोरिटी ऑफ इट्स सिटीजन, नॉट ओनली इट्स रूलर्स, केम टू डेवलप ए सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी एंड शेयर्ड हिस्ट्री और डिसेंट। लेकिन नेशन स्टेट में ऐसा नहीं होता है। नेशन स्टेट में क्या होता है कि जो रूलर्स हैं, जो रूल करने वाले लोग हैं, जो शासन करने वाले हैं, और जो नागरिक हैं, जो सिटीजन्स हैं, जो पब्लिक हैं, मतलब रूलर्स और पब्लिक दोनों जो होते हैं, दोनों के बीच में एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी होता है कि नहीं, हम लोगों की एक ही पहचान है और सबकी एक ही हिस्ट्री होती है और सबकी एक ही डिसेंट होता है। डिसेंट का मतलब होता है ओरिजिन, सारे लोगों की एक ही ओरिजिन होती है। दिस कॉमननेस डिड नॉट एग्जिस्ट फ्रॉम टाइम इमेमोरियल। और ये जो कॉमननेस है जो रूलर्स के बीच में और सारे पब्लिक्स के बीच में, मतलब एक देश के सारे लोगों के बीच में जो कॉमननेस है, जो एक रूपता है, इट वाज फोर्स्ड थ्रू स्ट्रगल्स। ये ऐसा ही नहीं बन गया है साथ साथ रहने से, ये बना है स्ट्रगल के द्वारा। इन लोगों ने साथ साथ स्ट्रगल किया है थ्रू द एक्शन ऑफ लीडर्स एंड द कॉमन पीपुल। कॉमन पीपुल और वहाँ के जो नेता लोग हैं, ये सारे लोग मिल करके एक स्ट्रगल किए हैं साथ साथ। तो और तब जा कर के उन लोगों के बीच में नेशनलिज्म आया है और एक नेशन स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है। This chapter will look at the diverse process through which nation states and nationalism came into being in 19th century Europe. तो हम लोग इस चैप्टर में डिफरेंट प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे जिससे कि नेशन स्टेट और नेशनलिज्म यूरोप में 19th सेंचुरी में बना। ये बच्चों अब हम लोग पढ़ते हैं इसी पेज पर। सोर्स ए है अर्नेस्ट रेनान, व्हाट इज ए नेशन। In a lecture delivered at the University of Sorbonne in 1882, the French philosopher Ernest Renan 1823-92 outlined his understanding of what makes a nation. फ्रांस के एक फिलोसोफर थे जिनका नाम था अर्नेस्ट रेनान, जिनका जन्म 1823 में और जिनका डेथ 1892 में हुआ था। इन्होंने 1882 में यूनिवर्सिटी ऑफ सोरबोन में एक लेक्चर दिया था, ठीक है, और उस लेक्चर में उन्होंने ये समझाने की प्रयास किया था कि नेशन क्या होता है, नेशन कैसे बनता है। लेक्चर वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड एज ए फेमस एसे इंटाइटल क्वेस्ट से कौन नेशन, व्हाट इज ए नेशन। और इन्होंने जो लेक्चर दिया था बाद में एक निबंध के रूप में पब्लिश हुआ था और इसका टाइटल था व्हाट इज ए नेशन। नेशन क्या होता है, ये जो यहाँ लिखा हुआ है ये फ्रेंच भाषा में लिखा हुआ है, इसलिए हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। आगे देखते हैं। इन दिस एसे रेनान क्रिटिसाइजेस
द नोशन suggested by other that a nation is formed by a common language, race, religion और territory। मतलब हम लोगों का अगर एक भाषा है, हमारा एक नस्ल है और हमारे एक धर्म है और हम लोग एक ही जगह के रहने वाले हैं, एक ही राज्य के रहने वाले हैं, एक ही कंट्री के रहने वाले हैं, तो हम लोग एक नेशन हो गए। नहीं, इसको उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया था और उन्होंने अपनी नेशन क्या होता है वो बताया था, उन्होंने अपना डेफिनेशन दिया था। वो क्या लिखते हैं आगे, नेशन इज द कल्मिनेशन ऑफ ए लॉन्ग पास्ट ऑफ इंडिवर, सेक्रीफाइस, डिवोशन। कल्मिनेशन का मतलब होता है आउटकम होता है, फाइनल रिजल्ट होता है कल्मिनेशन का मतलब। तो बोल रहे हैं ये कि जो नेशन क्या क्या है, तो लंबे समय के बाद जो आदमी लंबे समय से जो इंडिवर कर रहा है, इंडिवर मतलब होता है लंबे समय से जो प्रयास को इंडिवर बोला जाता है। तो लंबे समय से जो आदमी प्रयास कर रहा है, सेक्रीफाइस जो बलिदान दे रहा है, और लंबे समय का जो आदमी की श्रद्धा है, जो डेवोशन है, और उसका जो रिजल्ट बन करके आता है, तब नेशन बनता है। इतनी आसानी से नेशन नहीं बनता है। आगे लिखते हैं वो कि ए हीरोइक पास्ट, ग्रेट मेन, ग्लोरी, दैट इज़ द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस ए नेशनल आइडिया। जो हमारा जो अतीत है, जो हमारी जो इतिहास है, जो हमारा हिस्ट्री है, वो गौरवशाली है। उसमें एक से एक हीरो हुए हैं, महाराणा प्रताप हुए हैं, आचार्य चाणक्य हुए हैं, ठीक है, सम्राट अशोक हुए हैं। तो उनका एक हमारा एक हीरोइक पास्ट है, एक इतिहास है, ठीक है, जो गौरवशाली, इस पर हमको गर्व होता है, जिसमें कि ग्रेट मेन है, महान लोग हैं उसमें, ठीक है, और ग्लोरी है, उसमें गौरव है, वीर गाथा है। डैट इज़ द सोशल कैपिटल अपॉन विच वन बेसिस ए नेशनल आइडिया। और यही हमारी सामाजिक पूंजी है, हमारे समाज का जो पूंजी है वो यही है, और इसी से हमारा देश की आइडिया बनता है, हमारे नेशनल आइडिया का आधार है। टू हैव कॉमन ग्लोरीज इन द पास्ट, टू हैव ए कॉमन विल इन द प्रेजेंट, टू हैव परफॉर्म्ड ग्रेट डीड्स टुगेदर। मतलब कि जो हमारा इतिहास है वो भी कॉमन है, जो गौरव है हमारा वो भी कॉमन है, और जो हमारा जो प्रेजेंट है, जो वर्तमान चल रहा है, वो भी कॉमन है। और टू हैव परफॉर्म ग्रेट डीड्स टुगेदर, और हम लोगों को मिल करके भी साथ में ही काम करना है। टू विश टू परफॉर्म स्टिल मोर, और फिर भी हम लोग अभी यही विश करते हैं कि अभी हम लोग थके नहीं हैं, हम लोगों को और ज़्यादा काम करना है। हम दीज आर एसेंशियल कंडीशंस ऑफ बीइंग ए पीपल, और यही एसेंशियल कंडीशन है एक नागरिक के हैसियत से, ठीक है। ए नेशन इज़ देयर फॉर ए लार्ज स्केल सॉलिडरिटी। सॉलिडरिटी का मतलब होता है जब बहुत सारे लोगों का जो आपस में वैचारिक रूप से जुड़े हुए होते हैं, तो इसे सॉलिडरिटी बोला जाता है। जैसे कि हम भारत के लोग, जो कि हम लोगों का अलग अलग कल्चर है, तमिलनाडु के लोगों का अलग कल्चर है, पंजाब के लोगों का अलग कल्चर है, बंगाल के लोगों का अलग कल्चर है, लेकिन सब हम लोग आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, इसे सॉलिडरिटी बोला जाता है, ठीक है। तो लिखा हुआ है ए नेशन इज़ देयर फॉर ए लार्ज स्केल सॉलिडरिटी। तो नेशन क्या है, एक सॉलिडरिटी है, एक बहुत बड़े स्केल पर सॉलिडरिटी है, सारे लोग आपस में जुड़े होते हैं, वैचारिक रूप से जुड़े होते हैं। आगे लिखा हुआ है इट्स एग्जिस्टेंस इज ए डेली प्लेबिसाइट, और इसमें क्या होता है कि डेली प्लेबिसाइट होता है। प्लेबिसाइट का मतलब होता है ए डायरेक्ट वोट बाई विच ऑल द पीपुल ऑफ ए रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रपोजल। मतलब इस देश में क्या करना है और क्या नहीं करना है, इस पर लोगों से राय मांगी जाती है, और लोग इस पर अपनी प्रपोज़ल, लोगों के सामने प्रपोज़ल रखा जाता है, इसको एक्सेप्ट किया जाए, रिजेक्ट किया जाए, ये पब्लिक से डायरेक्ट वोटिंग करवाया जाता है। मतलब कौन सा काम करना है, नहीं करना है, ये जो रूलर है वो डिसाइड नहीं कर रहा है, बल्कि पब्लिक से वोटिंग करवाया जा रहा है कि इसे करना चाहिए या इसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। आगे हम लोग पढ़ते हैं, इस प्रोसेस को प्लेबिसाइड बोला, इस प्लेबिसाइड बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। ए प्रोविंस इज इट्स इनहेबिटेंट्स, इफ एनी वन हैज़ द राइट टू बी कंसल्टेड इट इज़ द इनहेबिटेंट। इनहेबिटेंट का मतलब है वासी, जो लोग जहाँ के रहने वाले हैं। तो जो लोग जहाँ के रहने वाले हैं वही लोगों से कंसल्ट करने की जरूरत। इफ़ एनी वन हैज़ राइट टू बी कंसल्टेड, अगर किसी से कोई डिसीज़न लेना है और किसी से कंसल्ट करना है कि ये डिसीज़न हमको लेना चाहिए कि डिसीज़न नहीं लेना चाहिए पूरे देश के बारे में, तो किससे कंसल्ट किया जाएगा? तो वहाँ के जो इनहेबिटेंट हैं, इनहेबिटेंट का मतलब जो वहाँ का रहने वाला है, जो वहाँ का वासी है, ठीक है, उसी से कंसल्ट करना है आपको कि क्या करना है, नहीं करना है, ठीक। ए नेशन नेवर हैज़ एनी रियल इंटरेस्ट इन एनेक्सिंग और होल्डिंग ऑन टू ए कंट्री अगेंस्ट इट्स विल। एक नेशन जो होता है वो कभी भी यह नहीं चाहता है, उसकी ये इच्छा नहीं होती है कि वो किसी दूसरे देश के ऊपर में अटैक करे या दूसरे देश को
होल्ड करके रखे, उसको कंट्रोल करके रखे। द एग्जिस्टेंस ऑफ ए नेशन इज ए गुड थिंग, ए नेसेसिटी इवन। इसलिए नेशन का होना बहुत आवश्यक है, ठीक है, क्योंकि नेशन में क्या होता है कि डेमोक्रेसी होती है और लोगों का रिस्पेक्ट होता है। लोगों से हर विषय पर कंसल्ट किया जाता है कि क्या डिसीजन लेना चाहिए और क्या डिसीजन नहीं लेना चाहिए। दिस एग्जिस्टेंस इज गारंटी ऑफ लिबर्टी। और ये जो नेशन है यही गारंटी देता है लिबर्टी का। और जब सब लोगों से कंसल्ट किया जाएगा तो ऑटोमेटिकली हम लोगों को लिबर्टी मिल जाएगी, विच वुड बी लॉस्ट इफ द वर्ल्ड हैड ओनली वन लॉ एंड ओनली वन मास्टर। अगर नेशन है, नेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो हमें लिबर्टी की गारंटी मिलती है। और यदि नेशन नहीं रहा तो इस दुनिया में सिर्फ एक ही कानून रह जाएगा और सिर्फ एक ही ऑनर रहेंगे, एक ही उसके मालिक होंगे और कोई नहीं होगा, ठीक है। तो फिर डेमोक्रेसी बिल्कुल नहीं रहेगी, तो सिर्फ और सिर्फ ऑटोक्रेसी हो जाएगी और एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशन हो जाएगा। तो बच्चों, इस तरीके से हम लोगों ने फ्रेडरिक सोरियो की पेंटिंग को देखा और उसके पेंटिंग को समझने का प्रयास किया कि उसकी पेंटिंग में ऐसी क्या बात है जिसका कि नाम डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक रखा गया है। और इसके बाद हम लोगों ने नेशन के बारे में पढ़ा कि नेशन बनता है त्याग से, बलिदान से और श्रद्धा से। नेशन बनता है जब देश के सारे लोगों के बीच में आपस में एक अपनेपन का भाव हो, एक राष्ट्र जिसके की अपनी गौरवशाली इतिहास हो और साथ में करने का कुछ जज्बा हो, और आने वाले समय में एक ऐसा फ्यूचर हो जिसमें कि सारे लोग मिल करके देश को एक अच्छा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो मेरी अगली वीडियो आएगी, उस अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा, अगला टॉपिक डिस्कस करूंगा जो कि है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये वही टॉपिक है जो हम लोगों ने 9th क्लास में फ्रेंच रेवोल्यूशन छोड़ दी थी स्टोरी। अब वही स्टोरी अब वहां से जहां छोड़ी थी वहां से आगे बढ़ेगी। तो ये वीडियो जब आएगी तो आपको इसका नोटिफिकेशन मिल जाए, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाला जो वीडियो है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।